दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में बेल वाले आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रीनटन यूट्यूब चैनल में। आपको बता दूं कि आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड पुलिस एसआई तथा कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। तो आजकल हमने उत्तराखंड पुलिस एसआई तथा कांस्टेबल से संबंधित प्रैक्टिस सेट्स की सीरीज चला रखी है। तो आप ग्रीनटन की प्लेलिस्ट पर जाकर प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, श्रीमद् भागवत गीता का कुमाऊनी में अनुवाद किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इंद्र सिंह नयाल। तो श्रीमद् भागवत गीता का कुमाऊनी में अनुवाद इंद्र सिंह नयाल ने 1902 में किया था। ठीक है, तो ऑप्शन जो ए है आचार्य धर्मानंद जमलोकी। तो आचार्य धर्मानंद जमलोकी ने मेघदूत का गढ़वाली भाषा में अनुवाद किया था। जो इसका जो बी ऑप्शन है लीलाधर जोशी। तो लीलाधर जोशी ने मेघदूत का कुमाऊनी भाषा में अनुवाद किया था। तो ये प्रश्न आबकारी सिपाही में 10 जनवरी 2021 में पूछा गया था कि मेघदूत का कुमाऊनी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो लीलाधर जोशी ने। जो ऑप्शन जो डी है रामचरितमानस का नेपाली भाषा में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो भानुभक्त के द्वारा किया गया था। गीता का जो गढ़वाली भाषा में अनुवाद 3 व्यक्ति के द्वारा किया गया था। उनके नाम इस प्रकार है, पंडित उमादत्त नैथाणी, आदित्य राम दुधपुड़ी तथा बच्चन सिंह नेगी। ठीक है, तो बहुत थोड़ा अलग प्रश्न बना रखा है कि श्रीमद् भागवत गीता का कुमाऊनी में अनुवाद किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? तो इंद्र सिंह नयाल ने 1902 में इसका अनुवाद किया था। आगामी पेपरों में आपको इस तरीके के प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भुवनेश्वरी महिला आश्रम का सूत्र वाक्य क्या है? प्रश्न पूछा गया है कि भुवनेश्वरी महिला आश्रम का सूत्र वाक्य क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, खुशहाल बच्चा, खुशहाल परिवार और खुशहाल समाज। ठीक है, तो भुवनेश्वरी महिला आश्रम से जितने प्रश्न बन सकते हैं इस प्रकार निम्न है। तो देख सकते हैं कि भुवनेश्वरी महिला आश्रम जो है आपका कहाँ है? आपका टिहरी गढ़वाल में है। तो टिहरी गढ़वाल के कहाँ? यानी कि अंजनी सैंड नामक स्थान पर। ठीक है, तो भुवनेश्वरी महिला आश्रम जो है आपका अंजनी सैंड टिहरी गढ़वाल में है। और भुवनेश्वरी महिला आश्रम की जो स्थापना की गई थी 27 दिसंबर 1977 को की गई थी। और किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? स्वामी मनमंथन के द्वारा। तो जो स्वामी मनमंथन है ये किस राज्य के हैं? तो केरल प्रांत के हैं। और भुवनेश्वरी महिला आश्रम का जो सूत्र वाक्य है वो क्या है? ऑप्शन बी, खुशहाल बच्चा, खुशहाल परिवार और खुशहाल समाज। नेक्स्ट प्रश्न है, 20 गज जंजीर मापन प्रणाली शुरू करने वाला कमिश्नर कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बेकेट। ठीक है, तो 20 गज जंजीर मापन प्रणाली शुरू करने वाला एकमात्र कमिश्नर कौन था? तो ऑप्शन सी यानी कि बेकेट। ठीक है, तो जो बाकी जो ऑप्शन है उनके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जैसे ऑप्शन ए दिया है जॉर्ज विलियम ट्रेल। तो जॉर्ज विलियम ट्रेल ने जॉर्ज विलियम ट्रेल का शासनकाल 1816 से 1835 तक था। ठीक है, तो जॉर्ज विलियम ट्रेल ने सबसे पहले अपने कार्यकाल में 9 पटवारियों के पद सृजित किए थे 1819 में। ठीक है, उसके बाद 1822 में आबकारी विभाग की स्थापना की थी ट्रेल ने, जो प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो ट्रेल के कार्यकाल में कुमाऊं और गढ़वाल की पहली जेल बनी थी अल्मोड़ा जेल 1816 में। उसके बाद पौड़ी जेल बनी थी 1821 में। कहीं 1821 में पौड़ी जेल की स्थापना हुई थी। ठीक है, और आबकारी विभाग की स्थापना 1822 में हुई थी। ठीक है, डबल लॉक व्यवस्था 1824, यानी कि जो डबल लॉक व्यवस्था थी सरकारी खजानों से संबंधित थी। और ट्रेल ने अपने कार्यकाल में पहली बार साल के वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध लगाया था 1826 में। ठीक है, इसका जो बी ऑप्शन है हेनरी रेमजे। तो हेनरी रेमजे का कार्यकाल 1856 से 1884 के बीच में था। और हेनरी रेमजे ने रामनगर की स्थापना 1850 में की थी। हेनरी रेमजे के कौन कौन से नाम है थोड़ा देख लेते हैं। किंग ऑफ कुमाऊं, कुमाऊं का राजा या कुमाऊं का बेताज बादशाह था। ठीक है, हर पेपर में अलग अलग तरीके से हेनरी रेमजे के बारे में पूछा गया था, इनके उपनाम के बारे में। और हेनरी रेमजे एकमात्र कमिश्नर था जिसने कुमाऊं में मार्शल लॉ लागू किया था।
इसका जो डी ऑप्शन है जॉर्ज टॉमस लुसिंगटन। तो जॉर्ज टॉमस लुसिंगटन का जो कार्यकाल है 1838 से 1848 के बीच में था। ये कुमाऊं के चौथे कमिश्नर थे। ठीक है, इनके कार्यकाल में नैनीताल की खोज भी हुई थी और नैनीताल नगर पालिका की स्थापना भी हुई थी। ठीक है, और इनके कार्यकाल में बहुत सारे कार्य भी हुए थे, जैसे रुड़की विश्वविद्यालय आईआईटी बना था, और ये आपका उबरी गंगा नहर का निर्माण हुआ था जॉर्ज टॉमस लुसिंगटन के कार्यकाल में। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से जितने प्रश्न बन सकते हैं उतने प्रश्न बनाए गए हैं। ठीक है, और वीडियो अगर पसंद आए आपको तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों को, ताकि उनको समय से पहले यूनिक प्रश्न मिल जाए और उसका सॉल्यूशन मिल जाए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, किस झील को मानस खंड में सनत कुमार सरोवर कहा गया है? ठीक है, तो प्रश्न पूछा गया है कि किस झील को मानस खंड में सनत कुमार सरोवर कहा गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नकुचिया ताल। तो इस टाइप के प्रश्न आपको आगामी पेपरों में जरूर दिखेंगे। ठीक है, तो मानस खंड में सनत कुमार सरोवर किस झील को कहा गया है? तो नकुचिया ताल। ठीक है, तो प्रश्न यहाँ पे देखो कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, थोड़ा देख लेते हैं। कुमाऊं का जो सबसे गहरा ताल है वो नकुचिया ताल है। ठीक है, कुमाऊं का सबसे गहरा ताल पूछेगा तो नकुचिया ताल। ठीक है, इसका जो कुमाऊं का जो सबसे बड़ा ताल है, तो कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल कौन सा है? भीमताल है। ठीक है, अच्छा, अब देख लेते हैं कि नैनीताल जनपद में कौन कौन से ताल है। ठीक है, हरीश ताल, पूना ताल, खुरपा ताल, सोखा ताल, नल दमयंती ताल, भीम ताल, नकुचा ताल और शत्रुघ्न ताल। ठीक है, ये सारे के सारे ताल किस जनपद में है? तो नैनीताल जनपद में है। इसकी जगह अगर शत्रुघ्न ताल की जगह शत्रु ताल पूछता तो शत्रु ताल टिहरी गढ़वाल में है और शत्रुघ्न ताल नैनीताल जनपद में है। नेक्स्ट प्रश्न है, टिहरी रियासत में पहला महिला अस्पताल व जच्चा बच्चा केंद्रों को स्थापित करने वाला शासक था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कीर्ति शाह। तो कीर्ति शाह एकमात्र पहला पवार राजा था जिसने महिला अस्पताल व जच्चा बच्चा केंद्रों को स्थापित किया था। ऑप्शन बी, कीर्ति शाह। ठीक है, तो कीर्ति शाह से संबंधित कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं वो आपको थोड़ा देख लेते हैं। कीर्ति शाह टिहरी रियासत का 58वां राजा था, यानी कि कीर्ति शाह का जो कार्यकाल था 1886 से 1913 के बीच में था। ठीक है, तो कीर्ति शाह की जो संरक्षिका थी वो महारानी गुलेरिया थी और कीर्ति शाह को टिहरी रियासत का अकबर भी कहा जाता है। ठीक है, कीर्ति शाह ने कीर्तिनगर की स्थापना 1896 में की थी और जो कीर्तिनगर है अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। कीर्तिनगर टिहरी गढ़वाल जनपद के अंतर्गत आता है। कीर्तिनगर का प्राचीन नाम क्या है? बिलोली गांव। कीर्ति शाह ने अपने कार्यकाल में बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना भी की थी 1911 में। इसका जो ए ऑप्शन है भवानी शाह, तो भवानी शाह टिहरी रियासत का 56वां राजा था जिनका कार्यकाल 1859 से 1871 के बीच में था। इसका जो सी ऑप्शन है प्रताप शाह, तो प्रताप शाह टिहरी रियासत का 57वां राजा था, यानी कि प्रताप शाह का कार्यकाल टिहरी रियासत में 1871 से 1886 के बीच में था। ठीक है, तो प्रताप शाह का जो सलाहकार था आपका बदियत पैनुली था। प्रताप शाह के कार्यकाल में एक व्यक्ति था जिसका नाम था मियाँ प्रेम सिंह, जो सभासद के पद पर तैनात था। ठीक है, तो प्रताप शाह का प्रमुख सलाहकार कौन था? बदियत पैनुली। और प्रताप शाह के कार्यकाल में एक व्यक्ति था जिसका नाम था मियाँ प्रेम सिंह, ये सभासद के पद पर तैनात थे। तो मियाँ प्रेम सिंह ने एक पुस्तक लिखी थी गुलदस्त तवारी कोह टिहरी गढ़वाल, जो वीडियो के पेपर में 4 दिसंबर 2021 को फर्स्ट पाली में ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, प्रताप शाह टिहरी रियासत का एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने दास प्रथा को खत्म किया था। आयोग पूछ सकता है कि टिहरी रियासत से ऐसा कौन सा एकमात्र व्यक्ति था जिसने दास प्रथा को खत्म किया था। ठीक है, प्रताप शाह ने अपने कार्यकाल में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत भी करवाई थी और प्रतापनगर की स्थापना प्रताप शाह ने 1877 में की थी, जो जलकुंड नदी के तट पर स्थित है। प्रतापनगर का प्राचीन नाम क्या? रैगागढ़ या टांगधार। ठीक है, तो आयोग ने इस तरीके से प्रश्न भी पूछा था कि प्रताप शाह टिहरी रियासत का प्रथम राजा था जिसने अपने नाम से एक शहर बसाया था। ठीक है, आयोग ने प्रश्न पूछा है ये कि ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने अपने नाम के
जिसने अपने नाम से एक शहर बसाने की प्रथा शुरू की थी, वो था प्रताप शाह। ठीक है। प्रताप शाह के कार्यकाल में जूला पैमाइश थी। जूला पैमाइश यानी कि 1873 में लागू की थी। पुलिस प्रशासन की शुरुआत भी की थी। पहली बार प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी और पहली बार खैराती अस्पताल की स्थापना 1876 में की थी। ठीक है। और प्रताप शाह की मृत्यु 6 फरवरी 1887 को हुई थी। इसका जो डी ऑप्शन है नरेंद्र शाह, तो नरेंद्र शाह के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। नरेंद्र शाह टिहरी रियासत का 59वां राजा था, यानी कि 59। और नरेंद्र शाह का कार्यकाल 1913 से 1946 के बीच में था। और नरेंद्र शाह की संरक्षिका कौन थी? महारानी नेपोलिया। ठीक है। और नरेंद्र शाह को टिहरी रियासत का गढ़वाल का शेरशाह सूरी कहते हैं। तो गढ़वाल का शेरशाह सूरी किसे कहते हैं? नरेंद्र शाह। और नरेंद्र शाह के कार्यकाल में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1934 में की गई थी और 1938 में हुजूर कोर्ट या उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ग्रीन टन की ई मैगजीन श्रृंखला हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। यहाँ पर समय समय पर जो भी पुस्तकें हमारे द्वारा पब्लिश की जाती हैं वह पुस्तकें ई मैगजीन के रूप में आप खरीद सकते हैं। तो हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप हमारे स्टोर पर जा सकते हैं और वहां से अपनी मनचाही मैगजीन खरीद सकते हैं। 10 प्रश्न है। राज्य के किस मंदिर को स्कंद पुराण में भुवनेश्वरी पीठ कहा गया है? तो राज्य के किस मंदिर को स्कंद पुराण में भुवनेश्वरी पीठ कहा गया है? तो इसका ए ऑप्शन सही उत्तर है, चंद्रमंदी मंदिर। तो चंद्रमंदी मंदिर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं और इनसे संबंधित प्रश्न आयोग ने बनाए भी हैं अपने प्रीवियस पेपर पे। जो चंद्रमंदी मंदिर है आपका टिहरी गढ़वाल में है और चंद्रमंदिर मंदिर जो है चंद्रकूट पर्वत पर स्थित है। सचिवालय सुरक्षा का पेपर हुआ था तो आयोग ने वहां पूछा था कि चंद्रमंदिर मंदिर किस पर्वत पर बसा हुआ है? तो चंद्रकूट पर्वत पर बसा है। और किस जनपद में है? टिहरी गढ़वाल में। ठीक है। चंद्रमंदिर मंदिर में नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध किस व्यक्ति के द्वारा लगाया गया था? तो 1969 में स्वामी मनमंथन के द्वारा लगाया गया था। ये आगामी पेपरों में इस टाइप के प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे कि चंद्रमंदिर मंदिर पर बलि प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? तो 1969 में। और किन्होंने लगाया था? स्वामी मनमंथन के द्वारा, जो केरल प्रांत के हैं। इसका जो बी ऑप्शन है सुरकंडा मंदिर, जो सुरकंडा मंदिर भी टिहरी गढ़वाल में है, जो कद्दूखाल नामक स्थान पर है। इसका जो सी ऑप्शन है कुंजापुरी, तो कुंजापुरी मंदिर भी टिहरी गढ़वाल में है। ठीक है। जो इसका जो डी ऑप्शन है बूढ़ा केदार मंदिर, तो बूढ़ा केदार मंदिर एकमात्र ऐसा मंदिर है जो यामुन शैली से निर्मित है। और बूढ़ा केदार मंदिर में गुरु केला पीर का मेला भी लगता है। और बूढ़ा केदार मंदिर जो है आपका भिलंगना नदी और बालंगा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है स्थानीय भाषा में उखव कहा जाता है। तो स्थानीय भाषा में उखव किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी ओखली को। ठीक है। आगामी पेपरों में आपको इस टाइप की शब्दावली देखने को अवश्य मिलेगी कि स्थानीय भाषा में उखव किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन सी यानी कि ओखली को। इससे पहले पेपरों में पूछा था ढाकर। ढाकर एक प्रकार का ऐसा शब्द था जो प्राचीन काल में आयात और निर्यात किया जाता था, ढाकर। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है किस शासक ने अपनी राजधानी कार्तिकेयपुर से वैजनाथ स्थानांतरित की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नरसिंह देव। थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं कत्तूरी वंश से संबंधित प्रश्न कौन कौन से बन सकते हैं। जैसे कत्तूरी या कार्तिकेयपुर वंश उत्तराखंड का एकमात्र ऐसा वंश है जो ऐतिहासिक राजवंश है। ठीक है। पहला प्रश्न ये बन सकता है कि उत्तराखंड का ऐतिहासिक राजवंश किसे कहा जाता है? तो कत्तूरी या कार्तिकेयपुर राजवंश को उत्तराखंड का ऐतिहासिक राजवंश कहा जाता है। कार्तिकेयपुर वंश की जो स्थापना हुई थी सबसे पहले जोशीमठ चमोली में हुई थी। बाद में इसकी राजधानी कौन लेकर जाता है वैजनाथ में? नरसिंह देव। ठीक है। तो प्रश्न पूछा गया है कि किस शासक ने अपनी राजधानी कार्तिकेयपुर से वैजनाथ स्थानांतरित की थी? तो ऑप्शन सी नरसिंह देव। नेक्स्ट प्रश्न है बागेश्वर को गोल्डन वैली किसने कहा था? तो बागेश्वर को गोल्डन वैली किसने कहा था? तो ऑप्शन सी यानी कि एटकिंसन। ठीक है। तो एटकिंसन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि कौन कौन सा आगामी पेपर में बन सकते हैं। तो एटकिंसन का जो पूरा नाम है एडमिन फेलिक्स
थॉमस एटकिंसन है। ठीक है, तो एटकिंसन का पूरा नाम क्या है? एडविन फेलिक्स थॉमस एटकिंसन। ठीक है, तो एटकिंसन का जो जन्म हुआ था 6 सितंबर 1840 को आयरलैंड में इनका जन्म हुआ था। एटकिंसन की मृत्यु कब हुई थी? 15 सितंबर 1890 को बाइटस रोग के कारण कोलकाता में एटकिंसन की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 25 जून 2017 को मानचित्रकार का पेपर हुआ था, तो वहां प्रश्न पूछा गया था ईटी एटकिंसन मूलतः था। तो ईटी एटकिंसन जो मूलतः था, ये किस प्रकार के वो थे शोध वैज्ञानिक? तो आयरिश कीट वैज्ञानिक थे। ठीक है, जो मानचित्र का पेपर हुआ था 25 जून 2017 को, वहां एटकिंसन से संबंधित प्रश्न पूछा गया था कि एटकिंसन का संबंध किससे है? तो आयरिश कीट वैज्ञानिक। तो ये क्या है? आयरिश कीट वैज्ञानिक है एटकिंसन। ठीक है, तो इन प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में नोट्स के माध्यम से भी ऐड कर सकते हैं और नोट्स भी बना लीजिए आप। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे सॉल्यूशन भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, चंद शासन में पटरंग वाली कहा जाता है? तो ऑप्शन सी, झूठी खबरों को, अफवाहों को। ठीक है, तो पटरंग वाली प्रथा क्या होती है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बता देता हूँ। चंद वंश में क्या है? एक इंद्रचंद नामक एक व्यक्ति है जिसका कार्यकाल 758 से 788 के बीच में था। चंद वंश का एकमात्र सर्वप्रथम राजा होता है इंद्रचंद, जिसने सबसे पहले चंपावत में रेशम कारखाना स्थापित किया था। और इंद्रचंद के शासनकाल में जो पटरंग वाली प्रथा हुआ करती थी, पटरंग वाली प्रथा क्या होती थी कि इनके कार्यकाल में जितना ज्यादा आप झूठ बोलोगे उतना ज्यादा इनका जो साम्राज्य का विस्तार होगा। ठीक है, तो इंद्रचंद चंद वंश का एकमात्र ऐसा राजा है जिसने सर्वप्रथम चंपावत में रेशम कारखाना स्थापित किया था। पहला प्रश्न ये है। और ये भी पूछ सकता है कि पटरंग वाली प्रथा से संबंधित किस चंद शासक का संबंध है? तो इंद्रचंद से। तो इंद्रचंद के कार्यकाल में क्या होता था कि पटरंग वाली प्रथा क्या होती थी, जितना ज्यादा आप झूठ बोलोगे उतना ज्यादा आपका साम्राज्य का विस्तार होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल सभा की स्थापना की थी? तो बाल सभा की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी फॉर बॉय, सत्यप्रसाद रतोड़ी। ठीक है, तो सत्यप्रसाद रतोड़ी इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि टेहरी गढ़वाल में बाल सभा की स्थापना 10 मार्च 1935 को की गई थी। और किसके द्वारा? सत्यप्रसाद रतोड़ी के द्वारा। ये प्रश्न भी आयोग ने अपने प्रीवियस पेपर में पूछा है। ठीक है, और सत्यप्रसाद रतोड़ी ने अपने जीवन में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या है? गढ़वाल गौरव गाथा। तो गढ़वाल गौरव गाथा पुस्तक किसने लिखी है? तो सत्यप्रसाद रतोड़ी ने लिखी है। और सत्यप्रसाद रतोड़ी ने टेहरी गढ़वाल में बाल सभा की स्थापना कब की थी? 10 मार्च 1935 को। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शासक ने मुगल शाही मंत्री बीरबल को अपना पुरोहित बनाया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रुद्रचंद। यहाँ पे रुद्रचंद के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जो रुद्रचंद जो है चंद वंश का एकमात्र ऐसा राजा था जिसका कार्यकाल 1568 से 1597 के बीच में था। ठीक है, रुद्रचंद का एकमात्र सेनापति था जिसका नाम था पुरुष पंत। ठीक है, रुद्रचंद ने रुद्रपुर शहर की स्थापना भी की थी। और रुद्रचंद ने 2 पुस्तक लिखी थी अपने कार्यकाल में। जैसे पुस्तक थी, एक थी सैनिक शास्त्र जो आखेट से संबंधित थी, दूसरी आपकी त्रिवेणिक धर्मनिर्णय। तो ये दोनों पुस्तक किसने लिखी है? रुद्रचंद ने। ठीक है, तो 18 दिसंबर 1588 को अकबर ने रुद्रचंद को अपने दरबार में बुलाया था। प्रश्न पूछ सकता है आयोग कि अकबर ने रुद्रचंद को अपने दरबार में कब बुलाया था? तो 18 दिसंबर 1588 को। ठीक है, और रुद्रचंद किस मुगल राजा के समकालीन था दिल्ली में? तो अकबर के समकालीन था। ठीक है, अकबर का जो कार्यकाल था 1556 से 1605 के बीच में था। ठीक है, और रुद्रचंद के 2 बेटे होते हैं, एक होता है आपका शक्ति हुसैन, एक होता है आपका लक्ष्मी चंद। नेक्स्ट प्रश्न है, मंसूरी में स्थित क्राइस्ट चर्च की स्थापना कैप्टन रैनी के द्वारा कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1836 में। ठीक है, तो मंसूरी में स्थित जो क्राइस्ट चर्च की स्थापना 1836 में किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? तो कैप्टन रैनी के द्वारा। थोड़ा मंसूरी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि मंसूरी है, तो मंसूरी की जो स्थापना है वो किस प्रकार से की गई थी। जो मंसूरी है उसका नाम मंसूरी कैसे रखा गया? जो मंसूर नामक पौधे के नाम से
मसूरी नाम की स्थापना हुई थी। और मसूरी का जो प्राचीन नाम है जूरा पानी है। मसूरी की स्थापना किसी किताब में 1825 दी है, किसी किताब में 1827 दी है। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन दोनों ऑप्शन को लेके चलते हैं। तो मसूरी की स्थापना कैप्टन यंग के द्वारा की गई थी। ठीक है, मसूरी का संस्थापक कैप्टन यंग था। ठीक है, और दूसरी बात यह है कैप्टन यंग जो है इनका संबंध किस देश से, तो आइलैंड से है। और मसूरी नगर पालिका राज्य की पहली नगर पालिका है जो कब बनी थी, 1842 में। ठीक है, और मसूरी रोपवे की जो शुरुआत हुई थी 1970 में की गई थी। मंसूरी सैनिटोरियम की स्थापना कब की गई थी, 1827 में। और मंसूरी में लपसाना भी है, लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी है लपसाना, जिसकी स्थापना 1 सितंबर 1959 को की गई है। और ये प्रश्न आयोग ने कनिष्ठ सहायक के पेपर में भी प्रश्न पूछा था। ठीक है, तो मसूरी से जितने प्रश्न बन सकते हैं हमने इस वीडियो के माध्यम से बनाए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, शहीद भवानीदास जोशी मेला किस जनपद में लगता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि चमोली जनपद में। ठीक है, तो चमोली जनपद कब बना था, चमोली जिले की स्थापना 24 फरवरी 1960 को की गई थी। चमोली जनपद का मुख्यालय है गोपेश्वर में। ठीक है, तो चमोली में कौन कौन से मेले लगते हैं, जैसे हरियालीपुड़ा का मेला लगता है कर्णप्रयाग में, नौठा मेला लगता है, नौठा मेला को हिमालय महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है, और ये कहाँ लगता है, चमोली में। और भवानीदास जोशी मेला भी चमोली में लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सोनप्रयाग किस नदी के तट पर अवस्थित है, तो सोनप्रयाग जो है आपका सोनप्रयाग किस नदी के तट पर है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि मंदाकिनी नदी के तट पर। सोनप्रयाग जो है आपका रुद्रप्रयाग जनपद के अंतर्गत आता है। और सोनप्रयाग में दो नदियों का संगम होता है, एक है आपका सोनगंगा, दूसरी आपकी मंदाकिनी नदी। ठीक है, और मंदाकिनी नदी जो है आपका, मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, चौराबाड़ी ग्लेशियर से मंदाकिनी नदी निकलती है। और केदारनाथ धाम किस नदी के तट पर है, तो मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, सगाई की रस्म को अपना पर्याय नाम से कौन सी जनजाति संबोधित करती है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि थारू। तो थारू जनजाति सगाई की रस्म को अपना पर्याय नाम से जानी जाती है। दूसरी बात यह है कि थारू जनजाति में एक नृत्य है सेजनी, तो सेजनी किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है, तो थारू जनजाति का है। नेक्स्ट प्रश्न है, भोटिया जनजाति जो कि मुख्यतः जादूंग गांव में रहती है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि उत्तरकाशी। ठीक है, जो जादूंग गांव है, तो जादूंग गांव जो है आपका उत्तरकाशी जनपद में पड़ता है। और यहाँ पे कौन सी जनजाति रहती है इस जादूंग गांव में, तो भोटिया जनजाति रहती है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड में प्रचलित शब्दावली में गूढ़ शब्द का अर्थ है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि ऐसी भूमि अनुदान जिनका राजस्व मंदिरों के लिए उपयोग होता है। ये जो गूट शब्द पूछा है, तो यही शब्द बिल्कुल सेम वहाँ पूछा गया था लोअर पीसीएस 12 दिसंबर 2021 को लोअर पीसीएस का पेपर हुआ था, तो वहाँ पूछा था कि निम्न में से गूट का अर्थ क्या होता है, तो गूट का अर्थ क्या होता है कि ऐसी भूमि अनुदान जिनका राजस्व मंदिरों के लिए उपयोग होता है। तो गूट शब्द किसकी देन थी, तो बाज बहादुर चंद की देन थी। तो बाज बहादुर चंद ने अपने कार्यकाल में गूट भूमि दान दी थी 1673 में। और किनको दी थी, कैलाश मानसरोवर यात्रियों के जाने वाले यात्रियों के लिए गूढ़ भूमि दान दी थी। और किसने दी थी, बाज बहादुर चंद ने। बाज बहादुर चंद ने अपने कार्यकाल में सिरती नामक कर भी लगाया था, जो 1670 में लगाया था। नमक पर टैक्स लगाया था बाज बहादुर चंद ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, पहाड़ का प्रेमचंद किसे कहा जाता है, तो पहाड़ का प्रेमचंद किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन बी, विद्यासागर नौटियाल को। और विद्यासागर नौटियाल की एक चर्चित पुस्तक है जिसका नाम क्या है, उलझे रिश्ते। तो पहाड़ का प्रेमचंद किसे कहते हैं, विद्यासागर नौटियाल को कहा जाता है। और विद्यासागर नौटियाल की एक प्रमुख पुस्तक है जिसका नाम क्या है, उलझे रिश्ते। नेक्स्ट प्रश्न है, पुरुषोत्तम पंत किसका सेनापति था, तो पुरुषोत्तम पंत किस चंद शासक का सेनापति था, तो ऑप्शन सी, रुद्रचंद का। ठीक है, तो रुद्रचंद का जो कार्यकाल है कुमाऊं में 1568 से 1597 के बीच में है। और रुद्रचंद के दो बेटे होते हैं, एक बड़ा पुत्र होता है शक्ति हुसैन, छोटा पुत्र होता है लक्ष्मीचंद। ठीक है, तो शक्ति हुसैन जो है इसे कुमाऊं का धृतराष्ट्र के नाम से जाना जाता है क्योंकि बचपन से अंधा था। ठीक है, और रुद्रचंद का जो प्रमुख सेनापति था जिसका नाम था पुरुषोत्तम पंत।
रुद्रचंद ने अपने जीवन में 2 पुस्तक लिखी थी, सैनिक शास्त्र जो आकृति से संबंधित थी और दूसरी आपकी त्रिमेंडिक धर्म निर्णय, ठीक है। और रुद्रचंद जो है आपका अकबर से मिलने के लिए अकबर ने दिल्ली में रुद्रचंद को कब बुलाया था? 18 दिसंबर 1588 को, यानी कि 18 दिसंबर 1588 को अकबर ने रुद्रचंद को अपने दरबार में बुलाया था, ठीक है। तो रुद्रचंद ने रुद्रपुर शहर की स्थापना की थी और रुद्रचंद का जो सबसे छोटा बेटा होता है लक्ष्मीचंद, तो लक्ष्मीचंद कार्यकाल संभालता है, क्योंकि जो शक्ति हुसैन था ये बचपन से अंधा होता है ये, ठीक है। तो जिससे कि लक्ष्मीचंद राजा बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसके नाम पर रणभूत मेले का आयोजन होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तिलु रोतोली। तो तिलु रोतोली के नाम पर रणभूत मेले का आयोजन होता है। थोड़ा तिलु रोतोली से संबंधित प्रश्न देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से। तिलु रोतोली जो है, तिलु रोतोली का जो कार्यकाल है, तिलु रोतोली किस चंद शासक के समकालीन थी? तो बाज बहादुर चंद के समकालीन थी। और तिलु रोतोली का जन्म कब हुआ था? 8 अगस्त 1661 को गुरुड़ गांव पौड़ी गढ़वाल में तिलु रोतोली का जन्म हुआ था, ठीक है। और तिलु रोतोली की मृत्यु कब हुई थी? 1682 में हुई थी। तिलु रोतोली को गढ़वाल की झांसी की रानी कहते हैं। और तिलु रोतोली की मृत्यु किस नदी के तट पर हुई थी? पूर्वी नैन नदी के तट पर हुई थी। और किस व्यक्ति के द्वारा हत्या हुई थी? रामू रजवार के द्वारा। कतरी शासक था आपका रामू रजवार, जिन्होंने तिलु रोतोली की हत्या पूर्वी नैन नदी के तट पर की थी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, मेधाकर शर्मा किस पवार शासक का सभा कवि था? तो मेधाकर शर्मा किस पवार शासक का सभा कवि था? तो ऑप्शन ए, यानी कि प्रदीप शाह। नेक्स्ट प्रश्न है, तल्ला महल का निर्माण किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उद्योग चंद ने। तो उद्योग चंद ने तल्ला महल या रंग महल का निर्माण भी किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस वृक्ष को पर्यावरण आतंकवादी भी कहा जाता है? तो ऐसा कौन सा वृक्ष है जिसे पर्यावरण आतंकवादी कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि यूके लिप्टिस। नेक्स्ट प्रश्न है, सावरी ग्रंथ में किस राजा को आदिनाथ कह के संबोधित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि अजयपाल को। यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं कि सावरी ग्रंथ पुस्तक किसने लिखी है। तो सावरी ग्रंथ पुस्तक जो है आपका सूरबीर सिंह के द्वारा लिखी गई है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा अजयपाल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अजयपाल का जो कार्यकाल है गढ़वाल में 1490 से 1519 के बीच में है। जो अजयपाल है आपका गढ़वाल का 37वां राजा है। और अजयपाल ने अपने जीवन में कौन कौन से कार्य किए हैं थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। तो अजयपाल जैसे ही गद्दी पर बैठा था 1490 में, उसके बाद 1 साल बाद 1491 में कुमाऊं का एक प्रथम राजा था जिसका नाम था चंद राजा, कुमाऊं का प्रथम चंद राजा जिसने सबसे पहले गढ़वाल में आक्रमण किया था, उसका नाम था कीर्तिचंद। तो 1491 में अजयपाल और कीर्तिचंद के बीच में क्या होता है? युद्ध होता है, जिसमें अजयपाल अपने जीवन का पहला युद्ध हार जाता है और कीर्तिचंद 1491 का युद्ध जीत जाता है। तो अजयपाल जब हारता है तो सीधे घर नहीं आता है। तो वहां पे क्या होता है, अपने शासनकाल में एक लोहाबगढ़ नामक गुफा में जाता है, जहां वो तपस्या करता है। तो उस तपस्या में उसको बहुत सारे वरदान मिले होते हैं, जिससे कि 1 साल बाद 1492 में अजयपाल कीर्तिचंद को उसको हराता है। किसको? कीर्तिचंद को, ठीक है। तो अजयपाल 1492 में कीर्तिचंद को हराता है। तो उसके बाद अजयपाल अपने जीवन में कोई भी युद्ध हारा नहीं था। तो अजयपाल के शासनकाल में एक था उप्पूगढ़ का राजा, यानी कि कप्पू चौहान। तो कप्पू चौहान को गढ़वाल का महाराणा प्रताप भी कहा जाता है, ठीक है। तो पवार वंश की जो स्थापना है राजा कनकपाल के द्वारा की गई थी 888 में, 1888 में। तो चांदपुरगढ़ से पवार वंश की जो पहली राजधानी थी चांदपुरगढ़ थी। तो चांदपुरगढ़ से राजधानी देवलगढ़ कब आई थी? 1512 में आई थी। देवलगढ़ से राजधानी श्रीनगर कब आई थी? 1517 में, ठीक है। जो इस टाइप के जो प्रश्न हैं ये आपको आगामी पेपरों में देखने को अवश्य मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, शाह जफर किसका प्राचीन नाम है? तो शाह जफर किसका प्राचीन नाम है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि जसपुर का, ठीक है। जो इसका जो ए ऑप्शन है काशीपुर, तो काशीपुर को प्राचीन काल में क्या कहते थे? काशी नगर कहते थे, क्योंकि 1639 में
काशी नगर की स्थापना देवीचंद का जो सेनापति था काशीनाथ अधिकारी के द्वारा की गई थी। आबकारी का पेपर हुआ था, आबकारी प्रथम सिपाही का 10 जनवरी 2021 को। तो वहां पूछा गया था कि काशी नगर की स्थापना कब की गई थी। तो काशी नगर की स्थापना 1639 में काशीनाथ अधिकारी के द्वारा की गई थी। और वर्तमान में काशी नगर को क्या बोलते हैं, काशीपुर कहते हैं। और काशीनाथ अधिकारी कौन था, ये देवीचंद का प्रमुख सेनापति था। और इस समय चंद में किसका कार्यकाल चल रहा था, तो बाज बहादुर चंद का कार्यकाल चल रहा था, जिनका कार्यकाल 1638 से 1678 के बीच में इनका कार्यकाल था। ठीक है, एक बार मैं रिवीजन के तौर पर पुनः आपको बता दूं कि काशी नगर, जिसको वर्तमान में काशीपुर कहते हैं, तो काशी नगर की स्थापना 1639 में काशीनाथ अधिकारी के द्वारा की गई थी। जो काशीपुर है यानी कि काशी नगर, वो ढेला नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, और काशीनाथ अधिकारी कौन था, देवीचंद का सेनापति। इसका जो सी ऑप्शन है टनकपुर, तो टनकपुर का प्राचीन नाम क्या है, ग्रासिनगंज है। इसका जो डी ऑप्शन है रामनगर, रामनगर का प्राचीन नाम क्या है, रामजी नगर। ठीक है, जैसे बनबसा का प्राचीन नाम क्या है, बुकसाड़ है। नानक मक्ता का प्राचीन नाम क्या है, बक्सी या तपेड़ा है। ठीक है, सितारगंज का प्राचीन नाम क्या है, लालर खास। मुंसारी का प्राचीन नाम क्या है, तिकसेन है। ठीक है, रुद्रप्रयाग का प्राचीन नाम क्या है, रुद्रावत या पुन्हाड़ है। उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या है, बाड़ाहाट या सोमकाशी। और ओखी मठ का प्राचीन नाम क्या है, आसमा है। तपोवन का प्राचीन नाम क्या है, तातापानी है। गोपेश्वर का प्राचीन नाम क्या है, गोस्थल या गोथला। और बाजपुर का प्राचीन नाम क्या है, मुंडिया है। ठीक है, और विकासनगर का प्राचीन नाम क्या है, चुंडपुर है। ठीक है, ये सारे प्राचीन नाम आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इस टाइप के प्राचीन नाम आगामी पेपरों में आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे वीडियो के पेपर में पूछा था कि बाजपुर का प्राचीन नाम क्या है, मुंडिया। तो इसलिए यहाँ पे हर पेपर में, हर प्रैक्टिस सेट में हम प्राचीन नाम से संबंधित कोई ना कोई प्रश्न जरूर बनाते हैं, इसलिए ताकि आपके प्रश्न एग्जाम में गलत ना हो। नेक्स्ट प्रश्न है, जागेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जटा गंगा। ठीक है, तो सीजपाल 2017 में का पेपर हुआ था, तो वहां पूछा गया था कि जागेश्वर मंदिर जो है किस नदी के तट पर स्थित है। तो जटागंगा नदी के तट पर स्थित है। जो जटागंगा नदी निकलती है वो कहाँ से निकलती है, कुंजा खोली से निकलती है। तो कुंजा खोली से किस नदी का उद्गम होता है, तो जटागंगा नदी का उद्गम होता है। और ये कहाँ पर आएगी, ठीक जागेश्वर मंदिर में। ठीक है, तो जागेश्वर मंदिर जो है जटागंगा नदी के तट पर स्थित है। और जागेश्वर मंदिर का प्राचीन नाम क्या है, दारू का वन। क्योंकि जागेश्वर मंदिर जब जाओगे तो उसके ठीक पीछे क्या है, देवदार के वृक्ष है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ष उत्तराखंड में फुटबॉल को राज्य खेल घोषित किया गया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि 2011 में। उत्तराखंड का राज्य खेल क्या है, जो फुटबॉल है, कब घोषित किया गया था, वर्ष 2011 में। ठीक है, उत्तराखंड का वाद्य यंत्र क्या है, उत्तराखंड का राजकीय वाद्य यंत्र क्या है। अगर आयोग पूछता है कि उत्तराखंड का राजकीय वाद्य यंत्र क्या है, तो ढोल है। और ढोल को राजकीय वाद्य यंत्र का दर्जा कब दिया गया था, वर्ष 2015 में। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड की किस हिमालय श्रेणी को जौनपुर ग्रुप, शिमला ग्रुप तथा डामटा ग्रुप में विभाजित किया गया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि मध्य हिमालय। तो मध्य हिमालय में आपका जौनपुर ग्रुप, शिमला ग्रुप और डामटा ग्रुप ये मध्य हिमालय के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, धान का कटोरा, गेवाड़ बोरा किस नदी घाटी के लिए प्रचलित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कोसी नदी घाटी। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना। ठीक है, उत्तराखंड के संदर्भ में बाघ पट्टी क्या है। तो उत्तराखंड के संदर्भ में जो है बाघ पट्टी क्या है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि एक प्रकार का खेल है। तो इस टाइप के प्रश्न जो हैं आपको आगामी पेपरों में देखने को मिल सकते हैं कि बाघ पट्टी क्या है। तो बाघ पट्टी क्या है, एक प्रकार का खेल है। बाघ पट्टी एक प्रकार का खेल है। नेक्स्ट प्रश्न है, लामा ताल तथा सरू ताल कहाँ पर अवस्थित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि उत्तरकाशी में। ठीक है, तो उत्तरकाशी जनपद में कौन कौन से ताल हैं, थोड़ा देख लेते हैं। उत्तरकाशी जनपद की स्थापना 24 फरवरी 1960 को की गई थी। उत्तरकाशी जनपद जो है आपका वरुणावत पर्वत की तलहटी पर बसा है। तो उत्तरकाशी का प्राचीन नाम बाड़ाहाट या सौम्यकाशी, यानी कि प्राचीन काल में उत्तरकाशी को बाड़ाहाट या सौम्यकाशी कहते
है। उत्तरकाशी में कौन कौन से ताल हैं थोड़ा देख लेते हैं, जैसे लामा ताल, सरू ताल, वर्नाला ताल, डोंडी ताल और मंदाकिनी झरना। ये सब ताल कहाँ है? उत्तरकाशी जनपद में है। और डोंडी ताल से किस नदी का उद्गम होता है? तो अस्सी गंगा नदी का। तो आयोग प्रश्न पूछ सकता है कि अस्सी गंगा नदी का जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है, किस ताल से होता है? तो डोंडी ताल से। तो डोंडी ताल का है आपका उत्तरकाशी जनपद में है, ठीक है। और उत्तरकाशी जनपद में जैसे पांचकंडी उबलता हुआ ताल, तो आयोग ने इस प्रश्न को पूछा है कि निम्न में से कौन सा उबलता हुआ ताल है? तो पांचकंडी उबलता हुआ ताल है आपका उत्तरकाशी जनपद में। नेक्स्ट प्रश्न है, किस चंद राजा के शासनकाल को विद्वानों ने कुमाऊं का स्वर्णकाल की संज्ञा दी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जगत चंद। तो जगत चंद के कार्यकाल को कुमाऊं का स्वर्णिम काल कहते हैं। और वो क्यों कहते हैं थोड़ा मैं आपको यहाँ पे बता दूं। तो जगत चंद के पिता का नाम क्या था? ज्ञानचंद द्वितीय, ठीक है। तो जगत चंद के जो पिता थे ज्ञानचंद द्वितीय, वो क्या करता है कि गढ़वाल में पूरे श्रीनगर गढ़वाल हो गया, चमोली हो गया, वहां से लूट लाट के पैसा वगैरह सब अपने साम्राज्य में स्थापित करता है। और उसके बाद क्या हुआ था, 1699 में ज्ञानचंद द्वितीय ने नंदा देवी की मूर्ति चमोली से चुराकर अल्मोड़ा में स्थापित की थी। ये प्रश्न आयोग ने पूछा है कि नंदा देवी की मूर्ति को चमोली से स्थानांतरित करके अल्मोड़ा में स्थापित किस चंद राजा ने स्थापित किया था? तो ज्ञानचंद द्वितीय ने किया था। और कब किया था? 1699 में, ठीक है। तो जगत फिर बाद में क्या होता है, फिर बाद में धीरे धीरे क्या होता है कि ज्ञानचंद द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। अब उसका कौन होगा उसका बेटा, यानी कि जगत चंद अपना कार्यकाल चलाएगा। तो जगत चंद को तो करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उसके पिता ने बहुत कुछ किया था उसके लिए। तो जगत चंद यानी कि जगत चंद को कुमाऊं का स्वर्णिम इसलिए कहते हैं कि, ठीक है। और जगत चंद ने क्या किया, अपने शासनकाल में जुआरियों पर टैक्स लगाया, ठीक है। और 1000 गाय भी दान दी थी जगत चंद ने। उसके बाद क्या होता है, जगत चंद की चेचक से मृत्यु हो जाती है। और चेचक से मृत्यु किस चंद राजा की होती है? जगत चंद की। और जगत चंद ने एक पुस्तक लिखी थी, जगत चंद्रिका, ठीक है। जगत चंद्रिका टीका पुस्तक किसने लिखी थी? जगत चंद ने। नेक्स्ट प्रश्न है, किस ताल का आकार अंडाकार है? ठीक है, तो किस ताल का आकार जो अंडाकार है, यानी कि इनमें से ऑप्शन बी, भेक ताल। जो भेक ताल है आपका रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। और भेक ताल का की जो आकृति है वो कैसी है? अंडाकार, ठीक है। और भेक ताल से किस नदी का उद्गम स्थल होता है? प्राणमती नदी का उद्गम स्थल होता है, ठीक है। इस टाइप के प्रश्न आगामी पेपर में आपको अवश्य दिखेंगे कि रुद्रप्रयाग में कौन कौन से ताल हैं थोड़ा देख लेते हैं। जैसे दिदोरी ताल, जगिया ताल, देवरिया ताल, ठीक है। देवरिया ताल हो गया, बदानी ताल हो गया, ठीक है। और भेकताल हो गया, ठीक है। और भेकताल आपका, भेकताल की आकृति कैसी है? अंडाकार है। और भेकताल से किस नदी का उद्गम होता है? प्राणमती नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मणिभद्रपुरी किसका प्राचीन नाम है? तो मणिभद्रपुरी किसका प्राचीन नाम है? तो ऑप्शन सी, यानी कि माड़ा का। तो माड़ा का प्राचीन नाम क्या है? मणिभद्रपुरी है। माड़ा को प्राचीन काल में मणिभद्रपुरी के नाम से जाना जाता था। और माड़ा गांव जो है भारत का सबसे अंतिम यानी कि सबसे सीमांत गांव भी है माड़ा गांव, ठीक है। माड़ा एक पर्वत भी है। और माड़ा की जो हाइट है 72 है, यानी कि माड़ा जो है आपका भारत का सबसे अंतिम गांव या सबसे सीमांत गांव है। नेक्स्ट प्रश्न है, कला भवन वाराणसी में संरक्षित 13 चित्रों की चित्रमाला रुक्मणी हरण के चित्रकार हैं। तो रुक्मणी हरण के चित्रकार कौन है? ऑप्शन बी, यानी कि चैतू। नेक्स्ट प्रश्न है, पारंपरिक वाद्य यंत्र साइया या धातीमा किस प्रकार के हैं? तो साइया और धातीमा किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं? तो ऑप्शन ए, यानी कि चर्म वाद्य यंत्र। नेक्स्ट प्रश्न है, अल्मोड़ा गैजेटर्स के लेखक है। तो अल्मोड़ा गैजेटर्स के लेखक कौन है? ऑप्शन बी, एच जी वाल्टन। नेक्स्ट प्रश्न है, देहरादून से प्रकाशित पत्रिका युगवाणी का स्वरूप है, यानी कि जो युगवाणी पत्रिका थी वो किस प्रकार की थी? ऑप्शन सी, यानी कि मासिक, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं आगामी एग्जाम में। तो युगवाणी पत्र का जो प्रकाशन हुआ था वो 15 अगस्त 1947 को हुआ था। और कहाँ से हुआ था? देहरादून से। जो युगवाणी है वो किस प्रकार की पत्रिका है? ये मासिक है, मतलब हर महीने निकलती थी, ठीक है। और जो युगवाणी है इसका प्रकाशन
15 अगस्त 1947 को गोपीनाथ कोठियाल तथा पांथरी जी के सहयोग से देहरादून से युगवाणी पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। ठीक है, जो मासिक पत्रिका है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य में मोहन खाल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि राज्य में मोहन खाल जो है एक जगह है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि तांबे के लिए। ठीक है, जो मोहन खाल पड़ता है आपका चमोली जनपद में पड़ता है, तो मोहन खाल जो है चमोली जनपद में पड़ता है, तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए। उत्तराखंड में दो चर्चित स्थान है जो जिसकी विशेषता यह है कि वो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कुमाऊं में। कुमाऊं में एक बागेश्वर है जनपद है, तो बागेश्वर जनपद में एक जगह है थलीपाटन। तो बागेश्वर जनपद के अंतर्गत एक थलीपाटन जो जगह है जो जो किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए प्रसिद्ध है। एक है आपका चमोली जनपद। चमोली जनपद में जो मोहन खाल जो एक जगह है वो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। कहने का तात्पर्य यह है कि मोहन खाल और थलीपाटन स्थान ऐसे हैं उत्तराखंड के जो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? तो हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? ऑप्शन डी यानी कि अंग और अह। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रत्युन्मति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि प्रति। नेक्स्ट प्रश्न है, संकर शब्द का अर्थ है? तो संकर शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन डी यानी कि दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द क्या कहलाता है? संकर शब्द। और संकर शब्द किसे कहते हैं? जो दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द होता है उसे संकर शब्द कहते हैं, जैसे रेलगाड़ी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, हेय का विलोम शब्द है? तो हेय का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन डी यानी कि ग्रह। नेक्स्ट प्रश्न है, कुरंग किसका पर्यायवाची है? तो कुरंग किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन सी हिरण का। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इनमें से आपको अध्येता लिखना है, तो अध्येता कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो आप अपनी कॉपी में रफ कॉपी में भी लिख सकते हैं कि अध्येता कैसे लिखते हैं, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, सौ सलजमाला सौ 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 हो कौन से व्यंजन कहलाते हैं? उसमें यह संघर्षी व्यंजन। ऑप्शन सी। ठीक है, तो उसमें यह संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं? तो सौ 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 हो, तो इनको उसमें यह संघर्षी व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पवन का संधि विच्छेद है? तो पवन का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन सी यानी कि पोधन अन। पवन का संधि विच्छेद अगर पवन की का संधि विच्छेद करोगे तो पोधन अन। नेक्स्ट प्रश्न है, कन्यादान में कौन सा समास है? तो कन्यादान में कौन सा समास है? ऑप्शन बी यानी कि तत्पुरुष समास। नेक्स्ट प्रश्न है, मजिस्ट्रेट शब्द जो मजिस्ट्रेट शब्द है वो कैसा है? ऑप्शन डी यानी कि विदेशज। तो विदेशज शब्द से मजिस्ट्रेट शब्द की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है, तनख्वाह किस भाषा का शब्द है? तो तनख्वाह किस भाषा का शब्द है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि फारसी भाषा का। नेक्स्ट प्रश्न है, राम की गाय दूध देती है, तो ये किस प्रकार का वाक्य है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सरल वाक्य। तो राम की जो गाय है वो दूध देती है, किस प्रकार का वाक्य है? तो सरल वाक्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मुहावरा नहीं है? तो निम्न में से कौन सा मुहावरा नहीं है? बाकी सब मुहावरे एक नहीं है, तो इसमें कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी दूर के ढोल सुहावने। नेक्स्ट प्रश्न है, आकर्षण का विलोम शब्द है? आकर्षण का विलोम शब्द क्या होगा? विकर्षण यानी कि ऑप्शन बी। जैसे गौरव का विलोम क्या होता है? लाघव होता है। तिरजु का विलोम क्या होता है? वक्र होता है। दक्षिण का विलोम क्या होता है? वाम होता है। हर्ष का विलोम क्या होता है? विषाद होता है। ठीक है, जैसे पर्णकुटी का विलोम होता है म्लान होता है। सामिस का विलोम आमिष या निरामिष होता है। ठीक है, इस टाइप के जो विलोम शब्द हैं आगामी पेपरों में आपको मिलेंगे। जैसे प्रफुल्ल का विलोम हो गया म्लान हो गया। प्रफुल्ल का विलोम क्या होता है? म्लान। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसके पास कुछ ना हो, तो जिसके पास कुछ ना हो के लिए एक शब्द है जिसको कहते हैं हम ऑप्शन ए अकिंचन। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रह्म का विपरीतार्थक शब्द होगा, तो ब्रह्म का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए यानी कि जीव। नेक्स्ट प्रश्न है,
राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं है। राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट प्रश्न है जौहर खुलना का अर्थ क्या है? ऑप्शन जौहर खुलना का अर्थ क्या है? ऑप्शन डी यानी कि भेद का पता लगाना। नेक्स्ट प्रश्न है तबेले की बला बंदर के सिर का अर्थ है। यहाँ एक प्रश्न पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हिंदी व्याकरण से संबंधित, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि तबेले की बला बंदर के सिर का अर्थ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि किसी का अपराध दूसरे के सिर पर लेना। ठीक है, इसी को बोलते हैं तबेले की बला बंदर के सिर। तो ऑप्शन सी किसी का अपराध दूसरे के सिर लेना। नेक्स्ट प्रश्न है मिट्टी का चेहरा किसकी रचना है? एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि मिट्टी का चेहरा जो है आपकी किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो ऑप्शन बी यानी कि राजेश जोशी के द्वारा मिट्टी का चेहरा पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि कुमार गुप्त प्रथम। तो कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है मानव सर्वप्रथम चंद्रमा पर कब उतरा था? जो मानव है, मनुष्य है, सर्वप्रथम चंद्रमा पर कब उतरे थे? 1969 में। तो 1969 में चंद्रमा पर उतरने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो नील आर्म स्ट्रांग थे। ठीक है, तो नील आर्म स्ट्रांग ने सबसे पहले चंद्रमा पर उतरे थे। कब? 1969 में। नेक्स्ट प्रश्न है कर्नाटक राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि बेंगलोर में। नेक्स्ट प्रश्न है गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि पांचवी। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है बुध ग्रह का एक दिन पृथ्वी ग्रह के कितने दिन के बराबर होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि 59 दिन। नेक्स्ट प्रश्न है गोल गुंबज कहाँ पर अवस्थित है? ठीक है, जो गोल गुंबज है कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन ए यानी कि बीजापुर में। नेक्स्ट प्रश्न है नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में कौन सी पर्वतमाला स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि सतपुड़ा। तो सतपुड़ा जो है आपका, सतपुड़ा की जो पहाड़ियां हैं आपका मध्य प्रदेश के आसपास है। ठीक है, जो नर्मदा और ताप्ती के बीच में जो पर्वतमाला है उसे बोलते हैं ऑप्शन सतपुड़ा, ऑप्शन डी सतपुड़ा। जो सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं मध्य प्रदेश के आसपास है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे। जो प्रथम भारतीय कौन था जो ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट प्रश्न है पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? जो पहला कंप्यूटर माउस है वो किसने बनाया था? तो ऑप्शन ए डगलस एंजल बर्ट ने। और कब बनाया था? 1971 में। नेक्स्ट प्रश्न है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान में, जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है वो किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि हाथी के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में सर्वाधिक चांदी का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी राजस्थान में। नेक्स्ट प्रश्न है किस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है? तो ऐसी कौन सी मिट्टी है जिसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जलोढ़ मिट्टी में। नेक्स्ट प्रश्न है लेब्राडोर किस प्रकार की जलधारा है? जो लेब्राडोर है वो किस प्रकार की जलधारा है? यानी कि ऑप्शन बी यानी कि ठंडी। नेक्स्ट प्रश्न है गांधार कला का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? जो गांधार कला है उसका विकास सर्वप्रथम किसके शासनकाल में हुआ था? तो ऑप्शन डी यानी कि कुषाण काल में। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया? जो भारत का जो प्रथम नाभिकीय संयंत्र ऊर्जा संयंत्र है उसे कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन बी तारापुर। जो तारापुर है आपका कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस टाइप के प्रश्न आगामी पेपरों में आपको देखने को अवश्य मिलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी
यानी कि जीबी मावलंकर। जो लोकसभा के जो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, उनका जो पूरा नाम है वो था आपका गणेश वासुदेव मावलंकर, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? जो माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? यानी कि ऑप्शन बी, यानी कि जुनको तेबई। ठीक है, जो जुनको तेबई थी, ये माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार गई थी। जैसे संतोष यादव थी, तो संतोष यादव भारत की एकमात्र ऐसी महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी थी। जो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, यानी कि आरती शाह, तो आरती शाह ने क्या किया था? इंग्लिश चैनल को पार करने वाली एकमात्र महिला कौन थी? तो आरती शाह थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के पुरावशेष कहाँ मिले हैं? जो विजयनगर साम्राज्य है के पुरावशेष कहाँ से मिले थे? यानी कि ऑप्शन डी, यानी कि हम्पी में। हम्पी एक जगह है आपका कर्नाटक के आसपास। नेक्स्ट प्रश्न है, महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थापित की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लाहौर में। नेक्स्ट प्रश्न है, किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो ऑप्शन सी, यानी कि लाल। नेक्स्ट प्रश्न है, राजा सुदर्शन शाह ने टिहरी शहर की स्थापना कब की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 28 दिसंबर 1815 को। तो राजा सुदर्शन शाह ने टिहरी रियासत की स्थापना 28 दिसंबर 1815 को की थी। और राजा सुदर्शन शाह का जो कार्यकाल है टिहरी रियासत में 1815 से 1859 के बीच में है। यानी कि यानी कि पवार या पवार वंश के 55वें राजा कौन है? राजा सुदर्शन शाह। और सुदर्शन शाह ने अपने कार्यकाल में प्रथम भूमि बंदोबस्त कब किया था? 1823 में किया था। और 1857 में क्या बोलते हैं, सुदर्शन शाह और उसकी पत्नी ने विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया था 1857 में। एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है, राम सीता तथा पूना ताल किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि नैनीताल में। नैनीताल जनपद में कौन कौन से ताल हैं? थोड़ा इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा देख लेते हैं कि नैनीताल जनपद में कौन कौन से ताल हैं। जैसे राम सीता ताल, पूना ताल, हरीश ताल, भीम ताल, नकुचा ताल, खुरपा ताल, शत्रुघ्न ताल, नल दमयंती ताल, ये सब ताल किस जनपद में है? तो नैनीताल जनपद में है। इसका जो ए ऑप्शन है अल्मोड़ा, तो अल्मोड़ा में कौन कौन से ताल है थोड़ा देख लेते हैं। तारा ताल, सूजा ताल, ये सब कहाँ है? अल्मोड़ा में है। इसका जो सी ऑप्शन है चंपावत, तो चंपावत में श्यामला ताल है। क्या है? श्यामला ताल चंपावत जनपद में है। इसका जो डी ऑप्शन है उत्तरकाशी में कौन कौन से ताल हैं? सरू ताल, डोंडी ताल, वर्नाला ताल, फांचकंडी बया ताल। ठीक है, ये सब ताल कहाँ है? ये आपका उत्तरकाशी जनपद में है। नेक्स्ट प्रश्न है, Y2K की समस्या किससे संबंधित है? जो Y2K है एक शब्दावली है, ये समस्या किससे संबंधित है? तो ऑप्शन सी, यानी कि कंप्यूटर से। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर का बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है, और आयोग ने इस प्रश्न को पूछा है कि सी भाषा के जनक कौन है? जो कंप्यूटर का प्रश्न है, सी भाषा के जो जनक है वो कौन है? ऑप्शन सी, यानी कि डेनिस रिची। नेक्स्ट प्रश्न है, ISO 9000 का संबंध किससे है? जो ISO जो 9000 है का संबंध किससे है? ऑप्शन बी, यानी कि अच्छे प्रबंधन का मानक से। नेक्स्ट प्रश्न है, क्राई का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि बहिष्कृत बच्चों के कल्याण से। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉक्टर CV रमन को भौतिकी शास्त्र विषय में किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो ऑप्शन डी, यानी कि 1930 में। तो CV रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? तो 1930 में। नेक्स्ट प्रश्न है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, मॉडर्न इंडिया का प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो ऑप्शन सी, यानी कि 1946 में। थोड़ा देख लेते हैं कैबिनेट मिशन के बारे में। कैबिनेट मिशन जो है आपका भारत कब आया था? तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। और कैबिनेट मिशन जब भारत आया था तो इसके साथ 3 सदस्य थे। तो 3 सदस्य कौन थे? एक पेंथिंग लॉरेंस, एक था आपका अलेक्जेंडर, एक था आपका स्टोपर क्रिप्स। ठीक है, तो ये 3 सदस्य थे आपके कैबिनेट मिशन के साथ। और कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 24 मार्च 1946 को। नेक्स्ट प्रश्न है,
विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? जो विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। आज आपने देखा होगा कि आयोग के पेपर में, हर पेपर में एक दिवस पूछा जाता है, ठीक है? तो विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया था? तो अभी हाल ही में मनाया गया था 13 फरवरी को। ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, एनसीसी की स्थापना कब की गई थी? जो एनसीसी की जो स्थापना है वो कब की गई थी? ऑप्शन ए, यानी कि 15 जुलाई 1948 को। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर का प्रश्न है, ओरेकल क्या है? ओरेकल क्या है? ओरेकल क्या है? ऑप्शन डी, यानी कि एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है ओरेकल। नेक्स्ट प्रश्न है, अपोलो किस देश का प्राचीन नाम है? तो अपोलो किस देश का प्राचीन नाम है? यूनान का, ठीक है? तो अपोलो किस देश का प्राचीन नाम है? यानी कि यूनान का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, दीप शिखा के रचनाकार कौन है? दीप शिखा के रचनाकार कौन है? यानी कि ऑप्शन डी, यानी कि महादेवी वर्मा। तो हिंदी व्याकरण में क्या है ना, ये एनसीईआरटी से संबंधित जैसे महादेवी वर्मा है, तो इनके बारे में आयोग हर पेपर में कुछ ना कुछ प्रश्न पूछता है। जैसे महादेवी वर्मा का जन्म पूछा था, तो महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में हुआ था। तो महादेवी वर्मा की कौन कौन सी पुस्तकें हैं? जैसे यामा है, दीपशिखा है, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? महादेवी वर्मा के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना कौन सा है? जो शक संवत है, शक संवत का जो पहला राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना होता है वो कौन सा होता है? यानी कि ऑप्शन सी, यानी कि चैत का। नेक्स्ट प्रश्न है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? यानी कि ऑप्शन डी, यानी कि राजनीतिक से। अब 96 से लेके 100 तक रीजनिंग के सवाल है, 5 प्रश्न, ठीक है? तो आप कमेंट बॉक्स में क्या बोलते हैं, रीजनिंग के प्रश्न को सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है? हमें बता सकते हैं। अब यहाँ पे हम आपको सिर्फ आंसर दे सकते हैं, मगर आपको सॉल्व करके हमें दिखाना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है? तो 96 का प्रश्न है, जैसे 3 के 5 गुणकों का योग होता है, तो यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 45। 97 है, सीरीज वाला प्रश्न है, 1, 4, 9, 16, 25 के बाद सीधे 49, तो इनमें इनके बीच में कौन सी संख्या आएगी? यानी कि ऑप्शन सी, यानी कि 36। नेक्स्ट प्रश्न है 98, फर्नीचर का संबंध बढ़ई से है, तो प्रतिमा का संबंध किससे होगा? तो मूर्तिकार से, यानी कि ऑप्शन ए। 99 वाला प्रश्न है, रीजनिंग का प्रश्न है। 99 का जो आंसर है ऑप्शन बी है। 100 आज का उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का सेट नंबर जो 7 है, आज का अंतिम प्रश्न है कि सुनीता लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों छोरों से 11वें स्थान पर है, तो उस पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं? ठीक है, तो सुनीता लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों छोरों से 11वें स्थान पर है, तो उस पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं? तो यानी कि ऑप्शन सी, यानी कि 21 में। इसे निकाल के आपने दिखाना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।